फर्स्ट मूवी का जो एक्सपीरियंस था बहुत ख़तरनाक था। अच्छा। बहुत तकलीफ में वो फिल्म बनाई। अच्छा अच्छा। वो पैसा नहीं था हमारे पास ज़्यादा। सर तो छैया भैया जब रिलीज़ नहीं हुई थी आप जैसे बता रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा डिबेट रहता है कॉमर्शियल फिल्म्स क्या होती हैं और एक आर्टिस्टिक फिल्म्स क्या होती हैं। तो मतलब कॉमर्शियल फिल्म्स कुछ अलग सी हैं या उनको जानबूझ के कॉमर्शियलाइज हम बनाते हैं, या फिर एक आर्टिस्टिक फिल्म भी कॉमर्शियल हो सकती है। रियलिस्टिक होती है फिल्में मेरी पूरी तरह से। लोगों की एकदम रियलिस्टिक है। लेस लोग मैं कहानी हो चाहे छैया भैया हो चाहे झंडूला माँ बाप लाओ, जो उसके जो सीन्स हैं उसके दृश्य हैं या कहानी है वो रियलिस्टिक है। ऐसा होता है रियल लाइफ में। जी जी। जंगल में हीरो हीरोइन मिले तो गाना गाने लग जाते हैं, प्यार करेंगे रोमांस करेंगे, गाना थोड़ी गाएंगे। हमारे देश में बचपन जब पैदा होता है बच्चा से लेकर जब मरते हैं तब तक गाना गाते हैं। वो सब घोड़े हैं, अच्छी नस्ल के घोड़े हैं, तभी वो रेस में दौड़ रहे हैं। कोयला है ना, कोयले को मैं हीरा नहीं बना सकता, मैं हीरे को चमका करके और सुंदर हीरा बना सकता हूँ। मेरा काम यही है, मैं हीरे को चमकाता हूँ और अच्छा सुंदर हीरे में तब्दील कर देता हूँ। बड़े बड़े पैसे वालों के अरबपति खरबपतियों के पैसे वाले फिल्म बना के बैठे हैं और रिलीज नहीं कर पा रहे, क्योंकि पूरा रिलीज जो होता है उनका कारपोरेट के हैंडल होता है। सर प्यार का भी आपकी ज़िंदगी में आया होगा, यदि इतनी सारी मूवीज़ में इतने सारे लव स्टोरीज आप लिखते हैं तो कुछ तो एहसास अंदर भी होगा, हर एक शायर हर एक राइटर के अंदर वो होता है। सर तो ये ऐसा होता है, तो मेरे साथ भी हुआ है। हाँ। लेकिन वो जरूरी नहीं कि हर कहानी को बताई जाए। मेरी कहानियाँ मेरी फिल्मों में दिखाई दे जाती हैं कभी कभी। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का TSS के एक और नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ में जो हैं, इनको सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है, बिकॉज छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री के एक बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं सतीश जैन सर। आपका स्वागत है TSS पे। TSS के दर्शकों को मेरा अभिनंदन और जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सर सबसे पहले तो आपके साथ बैठ के मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है, बिकॉज छत्तीसगढ़ी सिनेमा को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने पे जो इतने समय से आपकी एक लेगेसी चले आ रही है। और सबसे पहले छैया भैया वन, मतलब मोर छैया भैया जो मूवी थी, वहाँ से लेके आज तक इतनी चीज़ें जो हुई हैं, लेकिन वो जो मूवी थी ना, उसको एक बोला जाता है कि एक बोल सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट सेट हो गई थी छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री की। उससे पहले भी कुछ मूवीज़ बनी थी, लेकिन वो एक ऐसी मूवी थी, उसके बाद से छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री को उठते ही देखा है हमने। और मैं भी अपने घर में जब बैठता हूँ ना, तो मम्मी पापा भी उस मूवी को देखे हुए हैं। उस समय मतलब उससे पहले सिर्फ हिंदी मूवीज़ देखी जाती थी। मैं अंबिकापुर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन वहाँ पे भी मम्मी पापा का बताना था कि हम कैसे कैसे तो गाड़ियों में और कैसी कैसी चीज़ों में जाके एकदम भीड़ में सीढ़ियों पे बैठ के, इतना क्रेज़ था उस मूवी का। सर सबसे पहले ये आइडिया कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा को उस लेवल पे ले जाना है, और वो फर्स्ट मूवी का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? फर्स्ट मूवी का जो एक्सपीरियंस था बहुत ख़तरनाक था। अच्छा। बहुत तकलीफ में वो फिल्म बनाई। अच्छा अच्छा। वो पैसा नहीं था हमारे पास ज़्यादा। जो टेक्नीशियन आए थे बम्बई से आए थे, सारे लोग बम्बई से आए थे। ओके। वो बहुत आर्टिस्ट सब यहीं के थे, लेकिन जो बम्बई के टेक्नीशियन आए थे वो लोगों ने बहुत तंग किया। मतलब पैसों के लिए तंग किया। जायज़ थी उनकी बात, उनको हम पैसा नहीं दे पा रहे थे, हमारे पास पैसा नहीं था। मैं कह रहा था कि पिक्चर रिलीज़ होगी, हिट होगी तो दे दूंगा, लेकिन वो तैयार नहीं थे उसके लिए। तो वो सब प्रॉब्लम फेस किए। शूटिंग आधे में रुक गई थी, फिर बाद में बम्बई में शूट किया जो रेस्ट ऑफ द वक्त था। तो इस तरह से तकलीफ़ें बहुत आई। बहुत बहुत तकलीफ़ों की अलग कहानी है उस फिल्म की। हाँ, क्योंकि पहली बार किए तो उसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें नई आई होंगी। मतलब एक तरीके से इस इंडस्ट्री में कोई इन्वेस्ट करने को भी हाँ, तैयार कोई चाहता किसी को विश्वास नहीं था, किसी टॉकीज वाले को विश्वास नहीं था, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को विश्वास नहीं था, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर को, कि ये फिल्म चलेगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ी की पहले जो 2 फिल्में आई थी, दोनों फिल्में कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं थी। तो इसलिए लोगों को विश्वास नहीं था कि कोई छत्तीसगढ़ी फिल्म चल सकती है यहाँ। तो यहाँ हिंदी बोलने वाले बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो उनको लगता था छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन देखने आएगा, शहरों में तो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, गाँव से लोग कौन आएंगे इतने दूर दूर से। लेकिन वो उल्टा छैया भैया लगी और उसने फिर इतिहास बना दिया। सर तो छैया भैया जब रिलीज़ नहीं हुई थी आप जैसे बता रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा डिबेट रहता है कॉमर्शियल फिल्म्स क्या होती हैं और एक आर्टिस्टिक फिल्म्स क्या होती हैं। तो मतलब कॉमर्शियल फिल्म्स कुछ अलग सी हैं या उनको जानबूझ के कॉमर्शियलाइज हम बनाते हैं, या फिर एक आर्टिस्टिक फिल्म भी कॉमर्शियल हो सकती है? देखो, जो लोग थोड़ी रियलिस्टिक फिल्म बनाते हैं उसको वो आर्ट फिल्म का नाम देते हैं। जी। ठीक है। जी जी। और जो लोग थोड़ी सी ड्रामेटाइज्ड फिल्म बनाते हैं, ड्रामेटिक फिल्में बनाते हैं, जी जी जी। ऐसा होता भी है जिंदगी में, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा लाउड फिल्में हैं, ड्रामेटाइज फिल्में। लेकिन वो ड्रामा जो होता है ना, वो गांव देहात के लोगों के या मिडिल क्लास लोगों के या लोअर मिडिल क्लास लोगों को पसंद आता है।
जी जी जी। तो उनको पसंद आने वाला जो सिनेमा है उसको लोगों ने कमर्शियल सिनेमा का नाम दिया है। जैसे पुष्पा है, KGF है, अच्छा, हाँ जी। इन सारी फिल्मों को इन्होंने कमर्शियल फिल्म का नाम दिया। जैसे जहाँ तक मेरी फिल्म का बात है, मेरी फिल्में सेमी आर्ट सेमी कमर्शियल होती है, अच्छा। रियलिस्टिक होती है फिल्में मेरी पूरी तरह से, लोगों की एकदम रियलिस्टिक है। ले शुरू के मैं कहानी हो, चाहे चिड़िया भुइयाँ हो, चाहे झनझुला माँ बाप लाओ, जो उसके जो सीन्स हैं, उसके दृश्य हैं या कहानी है वो रियलिस्टिक है, ऐसा होता है रियल लाइफ में। जी जी। लेकिन उसका मेरा अप्रोच थोड़ा कमर्शियल होता है। उसमें गाने होते हैं, अब रियलिस्टिक फिल्म वाले गाने नहीं डालते, बोलते ऐसा होता है क्या कि जंगल में हीरो हीरोइन मिले तो गाना गाने लग जाते हैं, प्यार करेंगे, रोमांस करेंगे, गाना थोड़ी गाएंगे। उनके हिसाब से ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश में गानों का जो है ना कल्चर है, गाने हमारे आत्मा के अंदर, हमारे दिल के अंदर जुड़े हुए हैं। हमारे देश में बचपन जब पैदा होता है बच्चा से लेकर जब मरते हैं तब तक गाना गाते हैं। जी जी। शादी ब्याह में गाना गाते हैं, हर सीज़न में गाना गाते हैं। गाना हमारी रग रग में बसा हुआ है, तो उनको ऑड नहीं लगता। बनाने वालों को लगता है, कुछ ऐसे मेकर्स हैं जिनको लगता है, उनका कन्विक्शन नहीं आता उसमें। मेरा फुल कन्विक्शन है गानों में। मैं अपनी फिल्मों में गाने डालता हूँ और लोग बहुत इन्जॉय करते हैं गानों को, अब बार बार उस गानों को देखने आते हैं। बिल्कुल सर, गाने तो बहुत फेमस होते हैं मूवीज़ के। सर छैया भैया से लेके छैया भैया 2 के आने तक बहुत टाइम लग गया, और मतलब 23 या 28 साल लग गया शायद, और छैया भैया 24 साल, सॉरी। तो सर 24 साल का इतना लंबा गैप क्यों हो गया इसके बीच में? देखो, पहले जब मैंने फिल्म बनाई थी उस समय सिक्वल का ज़माना नहीं था। जी जी। हिंदी फिल्मों में खास करके वो हॉलीवुड में बनती थी, बैटमैन वगैरह की, सुपरमैन वगैरह की सीरीज़ बना करती थी। जी जी। लेकिन हिंदी फिल्मों में ऐसा सिक्वल का ज़माना नहीं आया था। ये या हेरा फेरी वगैरह से शुरू हुआ शायद, मेरे ख्याल से हेरा फेरी, गोलमाल वगैरह से, धमाल वगैरह से शुरू हुआ। तो उसके बाद तो लगा धड़ल्ले से बना। उसका कारण क्या होता है कि एक जो सिनेमा है ना वो बहुत कम, जैसे साल में अगर 100 फिल्में रिलीज़ होती है तो उसमें से 2 या 3 फिल्में हिट होती हैं। हाँ जी। तो लोग डरे हुए रहते हैं फिल्म मेकर, घबरा, क्योंकि सिनेमा का कोई पैमाना नहीं है, हिट फ्लॉप का कोई पैमाना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आजमाई हुई चीज़ को ही आजमाना चाहते हैं। एक ब्रांड बन गई चीज़ को बेचते हैं, ब्रांड को बेचना शुरू कर देते हैं उसको। तो मुझसे भी लोगों ने कहा कि अब छैया भैया इतनी बड़ी फिल्म थी, इतना बड़ा ब्रांड है, उसका बनाइए फिल्म। तो मैंने पिछले साल उसकी छैया भैया 2 लाया, जो बहुत सक्सेसफुल हुई। जी जी जी। और उसके बाद इस साल उसका 3rd पार्ट लाया, क्योंकि सिक्वल बनाना था मेरे को। हाँ जी। वो पिछली फिल्म जो थी 2 थी वो रीमेक थी, लेकिन 3 जो है वो छैया भैया 2 का सिक्वल है। मतलब उसके आगे की कहानी क्या होता है, उसके आगे जो क्या होता है उसकी कहानी है। तो अब ये बनाना था, तो अगर मैं ज़्यादा वेट करता तो मेरे आर्टिस्ट जो है उनकी एज ज़्यादा हो जाती, बच्चों की एज ज़्यादा हो जाती, जो जैसे दादा दादी का रोल किए हैं उनकी एज और ज़्यादा हो जाती, तो मेरे को मैच करना मुश्किल होता, कंटिन्यूटी मैच करना मुश्किल होता। हाँ जी। सो मतलब 24 साल पहले की जो फर्स्ट पार्ट थी उससे सेकंड का उतना तालमेल नहीं था, लेकिन सेकंड और थर्ड में सीक्वल के तरीके से सीक्वल है, बिल्कुल। पुराने सारे कलाकार इसमें भी, इस 2 वाले अच्छा सारे कलाकार हैं, सिर्फ इसमें 2-3 नए कलाकार हैं जिनमें लक्षित झांझी, इशिका और ऋचा दीक्षित, लेकिन स्टोरी को उसी को आगे बढ़ाया गया, उसी कहानी को आगे बढ़ाई गई है। जी जी जी। और जब आप ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे तब या तो मूवी रिलीज़ हो चुकी होगी या आज ही रिलीज़ हो रही होगी। सो मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे इनकी मूवीज़ बनाई जाती हैं। मैं खुद भी सेट पे था, छोटा सा रोल मैंने भी किया मूवी में, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है सर सेट का। मतलब एक एनवायरनमेंट भी जो होता है और आर्टिस्ट को जो फ्रीडम दी जाती है कि आप अपने एक्सप्रेशंस को ऐसे यूज़ कर सकते हैं, वो आपके सेट पे देखने को मिलती है। तो आप अपने आर्टिस्ट को भी उतना सपोर्ट कैसे करते हैं? नहीं, मैं जानता हूँ कि एक जो परफॉर्म करने वाले एक्टर जो परफॉर्म करेंगे वो पर्दे पे दिखने वाला है। हाँ जी। अगर उसका मूड ख़राब होगा तो खराब परफॉर्म करेगा नेचुरली, सीधी सी बात। तो उसका मूड अच्छा रहना ज़रूरी है। हाँ जी। तो मैं अपने आर्टिस्टों को पैम्पर भी करता हूँ, प्यार भी करता हूँ, उनको कंफर्टेबल जोन देता हूँ, तो ताकि पर्दे पे जो स्क्रीन पे है वो काम करते समय जब पूरे जोश में काम करे, पूरे एनर्जी के साथ काम करे और पर्दे पे प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। ज़्यादातर मैंने देखा, मतलब किसी को भी बोलते भी हैं कुछ तो नाम लेके भी नहीं, बेटा बोल के ही या वैसे ही आप बुलाते हैं सेट पे, तो अपनापन फील होता है वहाँ पे। तो आर्टिस्ट को भी मन करता है कि हमारा ही प्रोजेक्ट है वो, मतलब सिर्फ पैसे या फिर सिर्फ किसी वजह से काम नहीं कर रहे हैं, हम अपना समझ के उस काम को करते हैं, तो और भी अच्छा लगता है। सर आपका फिल्म इंडस्ट्री में जो सफ़र है 1984 से स्टार्ट हुआ था, और तब आप एज राइटर पहले डेब्यू किए, और उसके बाद वहाँ से यहाँ तक का सफ़र जिसमें आप डायरेक्शन में आए, जबकि पहले आप बॉलीवुड में थे। सर वहाँ की कुछ कहानियाँ की शुरुआत वो कहानियाँ इतनी बार बता चुका हूँ, इतना ज़्यादा बता चुका हूँ, हज़ारों बार लोगों ने मेरे से पूछा है। अच्छा। तो अब उस कहानी को अगर रहने दें, आप कोई दूसरी बात करें तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इतने बार बोल चुका हूँ ना मैं, इतना बता चुका हूँ कि सबको मालूम है कि क्या है वो कहानी क्या थी।
लेकिन सर बॉलीवुड में और छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री जो बन चुकी है, डिफरेंस आपको कहाँ देखने को मिलता है? बॉलीवुड और छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों कैमरे से शूट होती हैं, दोनों में इन लाइटों का इस्तेमाल होता है, हाँ जी, है ना। दोनों में एक्टर की ज़रूरत होती है, बिल्कुल बिल्कुल। दोनों में एक डायरेक्टर की ज़रूरत होती है, दोनों में कैमरामैन की ज़रूरत होती है, दोनों में लाइटमैन की ज़रूरत होती है। फिर डिफरेंस कहाँ है? सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंस आपके हिसाब से? बस लैंग्वेज का डिफरेंस। और बाकी डिफरेंस क्या है? वैसी बनती है जैसे वो बनाते हैं, फिर वैसे ही हम बनाते हैं। जैसे वो ग्राफिक्स करते हैं, हम ग्राफिक्स करते हैं। जैसे यूएफओ में डाउनलोड करते हैं, वैसे हम यूएफओ में डाउनलोड करते हैं। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ जी। तो सर अभी आप इस इंडस्ट्री का विजन कहाँ तक देखते हैं? मतलब ये कितना और उठने वाली है? बहुत 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 उठ चुकी है इंडस्ट्री। 24 सालों में इसका जो सफ़र तय किया है इस 24 इंडस्ट्री ने, बिल्कुल, हाँ। बहुत बहुत ज़बरदस्त सफ़र तय किया है। इस इंडस्ट्री 2000 से शुरू हुई थी, जब छैया भुइयां जो पहली रंगीन छत्तीसगढ़ी फिल्म थी छत्तीसगढ़ की, वो जब रिलीज़ हुई थी, उसके बाद से इसका सफ़र शुरू हुआ। इसे शालीवुड नाम दिया गया। तो ये इस दौरान क्या हुआ, पहले हम सारा काम के लिए हम बम्बई में डिपेंडेंट थे। कैमरामैन के लिए, कैमरा के लिए, इक्विपमेंट के लिए, लाइट के लिए, डबिंग के लिए, मिक्सिंग के लिए, बैकग्राउंड के लिए, हर चीज़ के लिए। लेकिन अब हम किसी चीज़ के लिए मुंबई नहीं जाते, सारा काम हम रायपुर में करते हैं। पूरा काम, एडिटर एक से एक एडिटर है, एक से एक कैमरामैन है ना। डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं, आर्टिस्ट तो यहाँ एक मतलब नगीना है, एक से बढ़ के एक कलाकार है। बिल्कुल। तो हमको सिर्फ सेंसर के लिए बम्बई जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री का। सर आपको हीरो मेकर डायरेक्टर भी बोला जाता है, मतलब कि आप एक अननोन फेस को लाते हैं या अननोन ब्रांड को लाके उस नाम को ही ब्रांड बना देते हैं, और जो आपके साथ एक बार काम करता है उसका तो मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाता है, फेस वैल्यू भी बढ़ जाता है। तो सर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मैं देखो हमेशा कहता हूँ, सवाल अक्सर पूछा जाता है मुझसे, और मैं हमेशा कहता हूँ, इनको कहता हूँ कि भाई देखो, मैं गधे को चना खिला के रेस में दौड़ा नहीं सकता। उसको रेस में दौड़ने के लिए उसका घोड़ा होना जरूरी है। बिल्कुल। तो ये जितने लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, जो स्टार हैं आज, हाँ जी। वो सब घोड़े हैं, अच्छी नस्ल के घोड़े हैं, तभी वो रेस में दौड़ रहे हैं। कोयला है ना, कोयले को मैं हीरा नहीं बना सकता जी। मैं हीरे को चमका करके और सुंदर हीरा बना सकता हूँ। मेरा काम यही है, मैं हीरे को चमकाता हूँ और अच्छा सुंदर हीरे में तब्दील कर देता हूँ। लेकिन सर एक नए आर्टिस्ट को चांस देना भी एक डायरेक्टर के लिए प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप एक प्रोड्यूसर भी खुद ही होते हैं। रिस्क होता है, बहुत बड़ा रिस्क होता है। नए को लाना, अननोन फेस को ला करके फिल्म बनाना, हाँ जी, बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए। इंडस्ट्री में जनरली मैं डरता नहीं इस चैलेंज से, क्योंकि मुझे मैं हीरो पे कभी भरोसा नहीं करता। मैं कभी ये नहीं सोचता कि मेरा हीरो मेरी फिल्म चलाएगा या मेरी हीरोइन मेरी फिल्म चलाएगी। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मेरी जो स्क्रिप्ट है वो फिल्म चलाएगी, मेरा म्यूज़िक है वो फिल्म चलाएगा, मेरा डायरेक्शन फिल्म चलाएगा, मेरे आर्टिस्ट, मेरे जो टेक्नीशियन जो काम कर रहे हैं उनका बेहतरीन काम होगा फिल्म में। मेरे चाहे कैमरामैन हो या रिकॉर्डिस्ट हो या एडिटर हो, जब तक ये जब बेहतरीन काम करेंगे तो ये मेरी फिल्में चलेंगी। तो फिर स्टार को लूँ या नॉन स्टार को लूँ, तो अच्छा काम होगा तो चलेगी फिल्में। अभी देखो पिछली फिल्म में बनाई छैया भुइयां 2 में मन का करियर बहुत डावाडोल था उस समय, और अपना दीपक था बिल्कुल फ्रेश था, है ना। एल्सा की कोई फिल्म चली नहीं थी, हाँ जी, दीक्षा नई थी, उनको लिया और फिल्म बनाई और सुपर डुपर हिट हुई। बिल्कुल। तो वो क्यों हिट हुई? क्योंकि मेरे टेक्नीशियन ने और हमारी पूरी टीम ने बेहतरीन काम किया, है ना, बेहतरीन परफॉर्मेंस लिया उनसे। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए वो फिल्में चली। तो वो स्टार की वजह से सिर्फ 3 दिन आते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे। मंडे से डायरेक्टर के और डायरेक्टर और उसकी टीम की वजह से आते हैं, डायरेक्टर और उसकी टीम की वजह से मंडे से फिल्म आते हैं। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है स्टार के साथ काम करने की, कोई ज़रूरत नहीं। एक्चुअली मैं जो स्टार बन जाते हैं ना, उनके साथ कंफर्टेबल नहीं रहता मैं। क्यों सर? हाँ, क्योंकि वो स्टार बनने के बाद फिर स्टारी ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, स्टारी ड्रामा शुरू हो जाता है, और मुझे वो पसंद नहीं है। सेट पे मैं चाहता हूँ एक्टर ही रहे, सहज तरीके से, बिल्कुल सहज तरीके से काम करे। वो अगर जरा से भी टेंट्रम या ईगो दिखाएगा या एटीट्यूड दिखाएगा तो फिर मेरा भी एटीट्यूड सामने आ जाता है, मैं भी एटीट्यूड दिखाने लग जाता हूँ। तो मैं वो ऐसे, इसलिए मैं स्टार्स के साथ ज़्यादातर देखो हर बार नए लोगों के साथ काम करता हूँ। उसका कारण यही है कि जो स्टार बन जाता है मैं उसके साथ, अगर वो एटीट्यूड दिखा रहा है तो मैं कंफर्टेबल नहीं रहता, मुझे डर रहता है कि एटीट्यूड दिखाएगा, अगर दिखाया तो फिर मैं उसके साथ फिर आगे काम नहीं करता। और लोगों को नहीं पता होता कि सेट पे कितनी चीज़ें होती हैं, वो तो एक पर्दे पे फाइनल कट को देखते हैं जो हम इतनी प्रोसेस करके पहुंचाते हैं। सेट पे जितनी चीज़ें होती है उसमें सहज होना सभी का बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अच्छे से एक प्रोजेक्ट निकल पाए। और जब एक फ्लो में काम होता है तो मैंने देखा प्रोजेक्ट दिखता भी बहुत अच्छा ऑन स्क्रीन। और आपकी जो एक खासियत है कि नए लोगों को चांस देते हैं
उनसे उनका भी भला होता है और साथ में मतलब जो मिल के काम निकलता है, क्योंकि सब कोई नए हैं तो सब अच्छे से बातचीत करके व्यवहार करके। एक होता है एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट, एक होता है फेमस आर्टिस्ट। तो मेरे हिसाब से आप एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करते हैं, लेकिन जो फेमस हो गए हैं उनको आप थोड़ा अवॉइड करते हैं। एक्सपीरियंस, अनुज का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, शेखर का कोई एक्सपीरियंस नहीं था जब मैं उनको पहली फिल्म में लिया था। अच्छा, सही भैया में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कभी जिंदगी में उन्होंने एक्टिंग नहीं की थी दोनों ने। ओके। उनको लिया और देखो आज अनुज कहाँ पर तो है। सर आप कास्टिंग में क्या देखते हैं, कैसे फिर सेलेक्ट करते हैं आर्टिस्ट को? मैं जब किसी देखो, मैं ये मानता हूँ कि दुनिया का हर आदमी बहुत अच्छा एक्टर है। हर आदमी बहुत अच्छा एक्टर रियल लाइफ में। रियल लाइफ में हर आदमी एक्टिंग करता है। एक दुकान में साड़ी बेचने वाला आदमी भी देखो साड़ी पहन पहन के दिखा के कितनी एक्टिंग कर करके साड़ी बेचता है। बिल्कुल। भीख मांगने वाला का देखो कितना बढ़िया भीख मांगता है। लंगड़ा नहीं होता लेकिन लंगड़े की एक्टिंग करता है। हाँ जी, अब मस्त एक्टिंग करता है। तो हर आदमी दुनिया में एक्टिंग करता है जी बिल्कुल। है ना, रियल लाइफ में। लेकिन जब उसको कैमरे के सामने खड़ा कर दो एक्टिंग करने के लिए तो थोड़ा डर जाता डर जाता है। उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। जी, जी। मैं वही एक्टर के अंदर वही कॉन्फिडेंस भर देता हूँ कि तुम बेहतरीन कलाकार हो, तुम बेहतरीन एक्टिंग कर सकते हो, उसको कॉन्फिडेंस दे देता हूँ, एक्टिंग कर लेता हूँ। सर मुकेश छाबड़ा जी को आप जानते होंगे, बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर जो हैं मुंबई। नहीं जानता। नहीं जानते हैं, ओके। जितने भी अपन हीरोज जनरली बॉलीवुड में देखते हैं लॉन्च वही किए होते हैं, सुशांत सिंह राजपूत, विकी कौशल, कोई भी वहीं से आए हैं। और मुकेश छाबड़ा मतलब जितनी भी राजकुमार हिरानी की मूवीज़ होती है, बहुत सारी मूवीज़ को वो कास्टिंग डायरेक्शन ही करते हैं। और कास्टिंग डायरेक्टर जो वर्ड है वो लॉन्च भी वही किया, मतलब वो एज लाइन, नहीं तो जनरली डायरेक्टर्स ही खुद कास्टिंग करते थे। कास्टिंग डायरेक्टर हॉलीवुड से आया हुआ है, यहाँ का कोई नहीं मतलब इंडिया में, हाँ जी, इंडिया में वो ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर हॉलीवुड में होता है कास्टिंग डायरेक्टर, तब से चल रहा है वो। तो ऐसा कोई नया शब्द उसने लॉन्च नहीं किया। हाँ जी। तो उनसे भी मतलब मैं एक कोर्स किया था उनके अंडर में, एक्टिंग का कोर्स किया था, तो उनसे भी सेम बात सुनने को मिली थी कि हर एक इंसान को एक तो एक्टिंग आती है और हर एक इंसान स्क्रीन पे जो कर रहा होता है अपना ही एक वियर्ड वर्जन प्ले कर रहा होता है, अपना ही एक नमूना प्ले कर रहा होता है। तो वो चीज़ को आप निखार के लोगों को चांस देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि एक रिस्क सबसे बड़ा आपका है, क्योंकि आप डायरेक्टर के साथ जनरली ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में खुद ही प्रोड्यूसर भी होते हैं, तो वो बहुत बड़ा एक रिस्क है। नहीं तो जनरली डायरेक्टर्स का होता है कि हाँ हमारे प्रोड्यूसर हैं वो संभाल लेंगे, आप खुद ही प्रोड्यूसर भी होते हैं और उसके बाद भी सेट पे वो तनाव नहीं फील होता है। तो ये सर आप कैसे मैनेज करते हैं? मतलब तनाव पे रखूँगा तो पिक्चर अच्छी नहीं बनेगी ना। फिल्म देखो फाइनल क्या होता है, हम ये नहीं बता सकते कि यार आज शूटिंग पे टैंकर चाहिए था, टैंकर नहीं आया। हम लिख सकते हैं क्या पर्दे पे? नहीं, टैंकर नहीं आया है तो बारिश नहीं करा पाया, तो आप महसूस करो कि आज बारिश हो रही है इस सीन में। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, बारिश होगी तो भी महसूस करेंगे। महसूस हो, बिल्कुल। तो ये फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। हमको बेहतर से बेहतर काम करना है, जो पर्दे पे दिखेगा वही ऑडियंस देखेगी, उसी को देख के रिएक्ट करेगी, उसी को देख के अच्छा बुरा फैसला करेगी वो। तो टेंशन में रख के, तनाव में रख के काम कराने से फिल्म अच्छी नहीं बनेगी। हाँ जी। तो सर अभी जो छैया भैया 3 है, इसमें पहले के जो 2 पार्ट्स हैं इनसे क्या अलग देखने को मिलने वाला ऑडियंस को? अलग यही है कि बोल रहा हूँ ना कि इसमें एक नई कहानी है। जी। जहाँ वो जो फिल्में ख़त्म हुई थी, जो कहानी ख़त्म हुई थी, उसके आगे की कहानी है, लेकिन नए तरीके से। बिल्कुल नए तरीके से, नई कहानी है ना, तो नए तरीके से ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। एकदम नई कहानी है। वो छैया भैया 2 जो था वो छैया भैया का रीमेक था, लेकिन ये रीमेक नहीं है, ये उसके आगे का, जैसे पुष्पा के बाद पुष्पा 2 आई, हाँ जी। या बाहुबली के बाद बाहुबली 2 आई, ये उस तरह की, जैसे बाहुबली के बाद बाहुबली 2 उसके आगे की कहानी थी ना। हाँ, उसके आगे क्या वैसे ही ये फिल्म है सर। एक जो लार्जर देन लाइफ वर्ड यूज़ किया जाता है, मासी फिल्म्स, ये दोनों चीज़ बोला जाता है। जैसे बाहुबली का नाम लिया, KGF, पुष्पा, कि बहुत ही बड़े स्केल पे चीज़ों को दिखाना इतनी तादाद में कि नॉर्मल जीवन में हम वो नहीं देखते, तो उसको लार्जर देन लाइफ का नाम दे देते हैं। छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में कब वैसी चीज़ें बनना स्टार्ट हो सकती हैं, क्योंकि उसमें बजट बहुत ज़्यादा लगता है। हाँ, ये बस अब तुमने सवाल का जवाब दे दिया। बजट ज़्यादा लगता है, हमारा बजट कम है, हमारे टॉकीजेस कम है, सेंटर कम है जहाँ सिनेमा घर है, तो हमको इतने कम सेंटर में ही अपना फिल्म का पैसा निकालना पड़ता है। तो इसलिए उस तरह की फिल्मों की हो सकता है आगे जाके बने, लेकिन फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि कोई बनाएगा उस तरह की फिल्म। और सर बहुत खर्चीला है वो प्रोसेस। हम ऐसा क्यों नहीं ग्राफिक्स में बहुत खर्चा होता है। ग्राफिक्स में खर्चा होता है। हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम अपनी फिल्म्स को हिंदी में डब करके नॉर्मल ऑडियंस के लिए भी थोड़ा सा और एक्सपेंड करके, मान लीजिए मध्य प्रदेश तक या आसपास की जगह तक, और उसको बढ़ा दें, उसका एरिया जो होता है? नहीं देखो, अभी तक किसी ने कोशिश नहीं की, मैंने भी कोशिश नहीं की, लेकिन ऐसा कोशिश करेंगे, भविष्य में करेंगे। क्योंकि कई ऑडियंस है, मैं भी बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ी नहीं समझता हूँ, यहाँ रहते हुए भी, छत्तीसगढ़ का होते हुए क्या होता है कि हम लोग का बजट कम होता है ना, तो मेकिंग वाइज हम लोग टेक्निकली उनके कम, जो हिंदी फिल्मों या साउथ की फिल्मों के टेक्निकली हम लोग उसके करीब नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमारा बजट कम रहता है, बहुत कम बजट में हम लोग फिल्में बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए क्या होता है कि थोड़ा सा झिझकते हैं कि हम यार इसको हिंदी में करेंगे। दूसरा क्या होता है, हिंदी फिल्मों में रिलीज़ करना मजाक काम नहीं है। ओके। हिंदी फिल्मों में
बड़े बड़े पैसे वालों के अरबपति खरबपतियों के पैसे वाले फिल्म बना के बैठे हैं और रिलीज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि पूरा रिलीज़ जो होता है उनका कारपोरेट के हैंडल होता है, हाँ जी। कारपोरेट के अंडर में। नए लोगों को चांस नहीं देते। वो लोग जो सक्सेसफुल है, जो ब्रांड है, वो ब्रांड को ही बार बार बेच रहे हैं। जो बड़ा हीरो है या बड़ा डायरेक्टर है, उसी की फिल्मों को बेच रहे हैं। नए लोगों के लिए मौका नहीं देते। चाहे आप करोड़पति हो, अरबपति हो, आपकी फिल्म बना के आप पड़े रहो। तो हम खर्चा करें और खर्चा करने के बाद फिर ये जो कॉरपोरेट है उसके जाल में फंस जाए, अपना पैसा नुकसान कर ले, ये डर हमको रहता है। इस डर को तोड़ना भी बहुत कठिन है। फिलहाल अभी इस वक्त तक तोड़ना कठिन है। सर, आप एज डायरेक्टर, एज प्रोड्यूसर जनरली सिर्फ अपनी लिखी हुई मूवीज़ को ही डायरेक्ट या प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा क्यों है सर? मतलब उसमें मैं कंफर्टेबल रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि कहाँ से ओरिजिन हुई, मैंने ओरिजिन किया, उसको पैदा किया है, तो उसको समझना, उसको पिक्चराइज करना मेरे लिए आसान होता है। सर, कोई ऐसी मूवी, चाहे वो हिंदी बेल्ट की हो, इंग्लिश बेल्ट की हो, कोई भी जो आपको इतनी पसंद हो कि आपको लगता हो कि ये मैं डायरेक्ट किया होता, तो और मतलब आपको मन हो कि मैं उस मूवी को डायरेक्ट किया होता, कोई ऐसी मूवी है? चाहे छत्तीसगढ़ी हो, हिंदी हो या फिर इंग्लिश, कोई भी ऐसी मूवी जो आपको कभी इच्छा करता हो यार ये मूवी मेरे को डायरेक्ट करनी चाहिए थी? ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं, एक दो फिल्में नहीं, काफ़ी फिल्में। अच्छा। मतलब ऐसा लगता है कि कई बार किसी और की लिखी हुई फिल्म भी अगर बहुत अच्छी होती तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ? ऐसा लगता है। सर, आपके मूवीज़ में जनरली एक इमोशनल कनेक्ट होता है, चाहे कोई भी मूवी हम देख लें। छैया भैया तो एक फ्रेंचाइजी अलग हो गई, इसके अलावा भी जितनी भी मूवीज़ हैं उनमें इतना इमोशनल हमें टच देते हैं ऑडियंस को कि वो दिल को छू जाती है। इमोशनल स्टोरीज लिखने के पीछे और उस इमोशंस को कनेक्ट करने के पीछे आपका कोई खास वजह है? नहीं, क्या होता है, जब आप 3 घंटे की कोई फिल्म देख रहे हैं, एक कुर्सी पे बैठ के देखते हैं, चेयर पे बैठ के देखते हैं, 3 घंटे से लगातार देख रहे हैं, हाँ जी। तो 3 घंटे आपको बांधेगा, क्या चीज़ बांधेगा? आपको सिर्फ सीनरी नहीं बांधेगा, लोकेशन नहीं बांधेगा, खूबसूरत लोकेशन, खूबसूरत कपड़े, ये नहीं बांधेंगे। जी। आपको कहानी बांधेगी। और जब कहानी की बात होती है तो इमोशन की बात होती है। बिना इमोशंस के कोई कहानी नहीं बन सकती दुनिया की। बिल्कुल। तो वो कहानी दिखानी पड़ेगी तो इमोशंस दिखाना ही पड़ेगा। तो मैं इसलिए जब मैं कहानी दिखाता हूँ, मेरी फिल्मों में कहानियाँ होती हैं, हाँ जी। तो कहानियाँ होती है तो इमोशन ऑटोमेटिकली आ जाते हैं उसमें। सर, इंडस्ट्री के बहुत लोग आपके पास आते होंगे ना कि सर हमको एक्टिंग में ले लीजिए, बहुत लोग आते होंगे मतलब उस लेवल पे, अगर तो आप उनको कैसे अप्रोच करने देते हैं या फिर खुला अप्रोच है कि कुछ आप नहीं, मैं उसको देखता हूँ, उनसे बात करता हूँ, समझ में आ जाता है कि आदमी कैसा एक्टिंग कर लेगा। देखने से समझ में आता है कि स्क्रीन पे कैसा लगेगा। बात करने से समझ में आ जाता है कि आदमी कैसे एक्टिंग करेगा, वो समझ में आता है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल देख के समझ में आ जाता है। लेकिन वहाँ तक आप चांस देते हैं उनको कि हाँ मतलब हाँ, मैं मिलता हूँ, नहीं जमते तो नहीं लेता हूँ। अब अभी क्या है, अभी यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब में एक से एक एक्टर आ रहे हैं, वो लोग अपना अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और मैं उन्हीं में से किसी को लेता हूँ, जैसे अमलेश को लिया या दीपक साहू को लिया। सर, अभी अगर कोई नया एक्टर आपको अप्रोच करना चाहे छत्तीसगढ़ से या कहीं बाहर से भी छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए, तो वो कैसे कर सकते हैं? अब मैं ज़्यादा फिल्में बनाऊंगा भी नहीं, अब मैं थक गया हूँ, बोर भी हो गया हूँ सिनेमा बना। सर, लेकिन लोग तो देखना चाहते हैं। आगे होंगे, मैं बहुत कम फिल्में बनाऊंगा, हो सकता है 2-3 साल में एक फिल्म बनाऊँ। तो इसलिए अभी नहीं जानता कि मैं क्या करूँ। मैं खुद पता नहीं है कि मैं अभी इस साल फिल्म बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा। ऐसा तो अपने प्रोडक्शन के अंडर किसी और को या किसी और डायरेक्टर को या किसी और लोगों को देखूंगा वो क्या होता है। अच्छा, वो भी अभी मतलब प्लान है। अभी मतलब पूरा फोकस चाहिए अभी 3 के रिलीज पे है, और अगला प्रोजेक्ट अभी कुछ सोचे नहीं है? कुछ नहीं सोचा। धन बोलो माँ बाप वाला 2 बनाने की सोचा हूँ, लेकिन कब बनाऊंगा मैं नहीं जानता। सर, आपको ऐसे कोई मज़ेदार किस्से हो जो सेट पे मतलब लगता हो? बहुत सारे किस्से बेटा, क्या क्या और सर, प्यार कभी आपकी ज़िंदगी में आया होगा? क्योंकि इतनी सारी मूवीज़ में इतने सारे लव स्टोरीज आप लिखते हैं, तो कुछ तो एहसास अंदर भी होगा, हर एक शायर, हर एक राइटर के अंदर वो होता है। देखो, हर लड़का या हर लड़की, हाँ जी, जो जवान होती है ना, जब जवानी में उसकी उम्र आती है, तो उसके अंदर ये एहसास जरूर आता है प्यार का। वो हर लड़की जब यंग होती है, कॉलेज में पढ़ती है, तो वो किसी न किसी लड़के से अट्रैक्ट होती है, वो अच्छा लगता है उसको, हो सकता है मन में चाहती हो, बोल नहीं पाई हो। वैसे ही हर लड़के को कोई ना कोई लड़की अच्छी लगती है उस उम्र में। अगर ऐसा नहीं लगे तो अननेचुरल होगा, ऐसा होता है तो नेचुरल चीज़ है। हाँ जी, होगा ही होगा। लड़का है तो लड़की की तरफ अट्रैक्ट होगा, लड़की तो लड़के की तरफ अट्रैक्ट होगी। सर, तो ये ऐसा होता है, तो मेरे साथ भी हुआ है। हाँ। लेकिन वो जरूरी नहीं कि हर कहानी को बताई जाए। मेरी कहानियाँ मेरी फिल्मों में दिखाई दे जाती हैं कभी कभी। बहुत अच्छा है सर। हाँ, मतलब आपकी कहानियाँ भी अपनी फिल्मों में कहीं कहीं डाले हैं, हम लोग सोचते रहे कि कौन सी कहानी कहाँ डली है। सोचते रहो, वो काम ऑडियंस का सोचे ऑडियंस का है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
और सर आपको कैसा लगा, मतलब पॉडकास्ट आपने पहले भी बहुत किए हैं। बहुत सारे पॉडकास्ट किए मैंने, ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मजा आया बेटा। सर एक बार ज़रूर बोल दें कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम बता दो। पॉडफ्लिक्स। हाँ, पॉडफ्लिक्स चैनल है, और इस चैनल को आप सब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे कैमरे से, बहुत टेक्निकली, बहुत साउंड तरीके से और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ये पॉडकास्ट होता है। तो सब आप सब सब्सक्राइब कीजिए, और इस पॉडकास्ट को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत अच्छे वर्ड्स बोले आपने। एंड फ्रेंड्स, छैया मैया 3 थिएटर्स में आउट हो चुकी होगी जब तक ये पॉडकास्ट आप देख रहे हैं, और अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर ज़रूर उस मूवी को देखें, बहुत सारा प्यार दें, और इतने अच्छे कॉन्सेप्ट पे आपको अपने आप मज़ा आएगा। अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके जाएं, फ्रेंड्स को लेके जाएं, और अपने टुर्रा टुर्रियों को साथ में लेके जाएं, एंजॉय करें मूवी को। और मिलते हैं 10 सौभाग्य शो के किसी और एपिसोड में। आज हमारे साथ थे सतीश जैन सर। थैंक यू सर।